Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel. This is part 2 of May June 2021 paper Physics 5040. Let's begin. Question number 27 will be our first question of this part. Which two waves are components of electromagnetic spectrum? तो यहाँ पे मैंने एक चीज याद करवाई थी आप लोग को जो कि होती है रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक xylophone गेम। ठीक है। आर फॉर रेडियो, एम फॉर माइक्रो, आई फॉर इंडिको, वी फॉर विजिबल, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, एक्स फॉर एक्सरे एंड जी फॉर गामा। तो ये सारी जो वेव्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो अब चेक करते हैं ऑप्शंस। ए में लिखा हुआ है लाइट एंड साउंड, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर। बी में कह रहा है वाटर वेव्स एंड इंफ्रा, वाटर वेव्स नहीं होती मगर इंफ्रा है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया। अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रासाउंड नहीं होती अल्ट्रा वायलेट होती है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड नहीं होती है मगर। तो सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी बचा है एक्सरे एंड माइक्रोवेव। यस, एक्सरे भी है और माइक्रोवेव भी हमारे पास मौजूद है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 28। द साउंड फ्रॉम a ship is reflected by a cliff. An echo is heard by a sailor on the ship 4 seconds. This is time. 4 seconds after the sound is made. The speed of sound in air is 320 meter per second. We are provided with speed as well. Let's check what else. How far from the cliff is the ship? अब लिखा हुआ है यहाँ पे how far, इसका मतलब है वो हमसे डिस्टेंस निकलवा रहा है। तो हम सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं स्पीड ऑफ साउंड का। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एको, एको जब भी लिखा हुआ हो तब आपको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करना है डिस्टेंस को, हमेशा ये बात याद रखिएगा। ठीक है। डी मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया हमारा पूरा साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। स्पीड है 320, डिस्टेंस है नहीं पता हमें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इसको। टाइम है 4, तो जब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 320 से मेरे पास आंसर आएगा 1280। 1280 डी मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 माना कि डिवाइड हो जाएगा, तो डी की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 640 मीटर्स। ठीक है। आवर करेक्ट आंसर वुड बी बी। तो उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड फॉर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। 3 suggested uses for ultrasound are नंबर 1 क्लीनिंग ज्वेलरीज, ये अल्ट्रासाउंड का यूजेज बिल्कुल है। टैनिंग ऑन सनबेड, सनबेड की टैनिंग के लिए यूज होती है यूवी रेडिएशन, वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा अल्ट्रासाउंड में और यूवी रेडिएशन में। ये अक्सर पास पेपर में इन दो रेडिएशन से ही कंफ्यूज किया गया है, तो आपको इसके यूजेस याद होने चाहिए अल्ट्रासाउंड के। और ऑब्टेनिंग एन इमेज ऑफ अनबॉर्न बेबी, यस, पी और क्यू में जो है वो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी और आर, इसका मतलब है बी विल बी आवर आंसर। 30 पे आते हैं। एंड एक्स ऑफ मेटल रॉड अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास निडल, विच स्टेटमेंट अबाउट द रॉड इज करेक्ट? रॉड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब क्योंकि उसने अट्रैक्ट किया है तो वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होगा रॉड, क्योंकि अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता तो वो अटैक नहीं करता। तो इस हिसाब से कॉपर देखा जाए तो कॉपर इज ऑब्वियसली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो हमारे ऑप्शन ए और बी गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्टील दैट इज नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज्ड। डी कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ स्टील विद अ नॉर्थ पोल एट एक्स, एक्स पे नॉर्थ पोल है। और देखें, अगर स्टील के मैं एक बार बनाता हूँ, स्टील का मैंने एक बार बना दिया, ठीक है, और एक और मैंने स्टील का बार बना दिया जो ये क्वेश्चन में भी कहा हुआ है कि इसको हम एक्स नाम दे देते हैं, एंड एक्स है ये। अच्छा, ये है इसका साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे भी है नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी है साउथ पोल। तो क्या अब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट होंगे? नहीं ना, तो यहाँ पे हो जाएगी रिपल्जन। ठीक है। उसने कहा हुआ है कि ऐसी रॉड होगी जो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगी, मगर ये जो है वो रिपेल कर रही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा सी, इट इज मेड अप ऑफ स्टील दैट इज नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज नहीं है तभी वो अट्रैक्ट कर रही है।
ठीक है, क्योंकि स्टील एक परमानेंट मैग्नेट भी होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज हेल्ड क्लोज टू एन इंसुलेटेड मेटल स्फीयर, द स्फीयर इज अर्थ एज शोन। ठीक है, अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जा रहे हैं अर्थ के अंदर, और आगे लिखा हुआ है द अर्थ कनेक्शन इज रिमूव एंड देन द रॉड इज रिमूव। पहले अर्थ कनेक्शन रिमूव किया गया, उसके बाद रॉड रिमूव कर दी। अच्छा, यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाई गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वाले इससे, बल्कि ऐसे बनेंगे, नेगेटिव चार्जेस से अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग कर दी गई है तो पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो नीचे चले जाएंगे अर्थ के अंदर, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच डायग्राम शो द चार्जेस ऑन द स्फीयर आफ्टर द रॉड इज रिमूव। रॉड जब रिमूव कर दी गई और अर्थिंग कर दी गई, उसके बाद फाइनल चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव तो अर्थ के अंदर चले गए थे, सो सिर्फ और सिर्फ कौन से बचे? नेगेटिवली चार्ज बचे। ठीक है, और ये पूरे जो है स्फीयर में स्प्रेड हो जाएंगे। सो आंसर वुड बी सी। ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव तो अंदर चले गए और पॉजिटिव यहाँ पे रिपेल करेगा, तो इसलिए बी भी कैंसिल हो गया, जबकि डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक साइड पे है। मगर होता रियल में ऐसा है कि सारे जो चार्जेस होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द स्फीयर, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। द डायग्राम शोज अ सर्किट। ये सर्किट बना हुआ है, वोल्टेज ये रहा। अच्छा, किलो ओम्स में दी है रेजिस्टेंस। ठीक है, the ammeter has four different range settings. सही। Which range setting gives a reading near the midpoint of the range? अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे, तो उसको इस तरह से करेंगे सबके सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। हमने एक फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था कि 1/r प्लस 1/r, और जो फाइनल पावर है उसको -1 लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में जाएंगे, किलो ओम से ओम में आने के लिए क्या करते हैं कि 5 किलो ओम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो एज अ रिजल्ट वी विल गेट 5000 ओम्स, क्योंकि 1 किलो ओम्स में 1000 ओम्स होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1/5000 प्लस 1/5000। और फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 2500 ओम्स। अच्छा, इसकी ट्रिक ये भी है कि जब दो चीजें लिखी हुई होती है ना, जैसे दो वैल्यूज हैं 5000 और 5000, तो इसका आधा क्या होता है? बिल्कुल आधा, 2500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब दो वैल्यूज लिखी हुई हों तो उनको हाफ कर दें, किसी भी एक वैल्यू को जो सेम लिखी हो यहाँ पे, यहाँ से आप कर दें, यहाँ से आप कर दें, तो जो हाफ होता है वो उसका एक्चुअल आंसर होता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 2500 ओम। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं वोल्टेज इक्वल, क्योंकि वोल्टेज भी दिया हुआ है, V इक्वल टू आई आर। अब हमें निकालना क्या है? करंट निकालना है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है। V अपॉन आई करके और R लगा देते हैं यहाँ पे 12 को। जब एक काम, बल्कि हमें सॉरी 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 मुझसे गलती हो गई, हमें करंट निकालना है ना यहाँ पे, तो हम V अपॉन आर करके इक्वल्स टू आई कर देंगे। V है 12, रेजिस्टेंस हमारे पास है 2500, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आता है वो आएगा 0.0048 एम्पियर्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर हमारे पास एक एम मीटर है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, तो उसकी इनिशियल रीडिंग तो 0 होगी। अब उन्होंने कहा हुआ है कि नियर द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द रेंज पे रीडिंग अगर हमारे पास ये है, इसको अगर देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.048, तो मैं इसको 0.05 भी तो लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ करके, एक ही बात हो गई तकरीबन। तो इसको मैं आसानी के लिए यहाँ लिखता हूँ 0.005। ये हमारी आ गई मिड वैल्यू। ठीक, अगर ये मिड वैल्यू है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये आधी है तो उसका डबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर? 0.01 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो 0 से लेके 0.01 एम्पियर तक की इसकी पूरी पूरी रेंज बन रही है। तो ऐसे देखा जाए तो फिर ऑप्शन ए और बी में से आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, सी गलत हो गया क्योंकि 0 से 1 एम्पियर हमारे पास नहीं है, और डी 0 से लेकर 10 एम्पियर बहुत बड़ी जो है वो रेंज दे रहा है।
तो इसमें हमारे पास एक्चुअल आंसर क्या बनता है, 0 से 1 मिली एम्पेयर या फिर 0 से 10 मिली एम्पेयर। सो आवर राइट आंसर वुड बी 0 से 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि जब हम एम्पेयर को कन्वर्ट करते हैं मिली एम्पेयर में तो ज्यादा बड़ी वैल्यू बन जाएगी जो कि इस रेंज से बाहर जाएगी। जबकि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मिली एम्पेयर में तो 10 के अंदर अंदर ही वैल्यू आएगी। आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं इसको। जब एम्पेयर से मिली एम्पेयर में आप जाएंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बी विल बी आवर राइट आंसर। 33, in which example is the current 1 ampere? Option A, a charge of 0.10 coulomb passes through a resistor in 10 milliseconds। ठीक है, अब एक जो सेकंड है उसमें होते हैं 1000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो 10 मिली सेकेंड्स, सॉरी 100 मिली सेकेंड में कितने हो जाएंगे? जब मैं 1000 को मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो मेरे पास आता है 100, और 100 डिवाइड बाय 1000 फाइनल आंसर आता है 0.1। x की वैल्यू आ गई 0.1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है करंट। v इक्वल्स टू आई आर लगाया यहाँ पर, सॉरी v इक्वल्स टू आर नहीं लगेगा, q इक्वल्स टू आर टी लगेगा। q इक्वल्स टू आर टी हमने लगाया यहाँ पर। चार्ज हमारे पास है 0.10 कूलम। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चार्ज हमारे पास है 0.10 कूलम, और हमारे पास है टाइम 0.1, और करंट हमें निकालना है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 एम्पियर विच इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो यस, यहाँ पे मैच कर रहा है, ए में मैच कर रहा है इसका सॉल्यूशन करंट के साथ। अच्छा, बी में आते हैं। बी में ये लिखा हुआ है कि 10 वॉट का लैंप है और 0.10 वॉट की है वो पावर है। तो पावर में डालते हैं इसकी वैल्यू 0.10। करंट आ जाएगा, वोल्टेज हमारे पास 10। इसको मैं कैलकुलेटर में जाके चेक करता हूँ, डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.01 एम्पियर। ये भी मैच नहीं कर रही, और इसी तरह ये भी मैच नहीं कर रही क्योंकि पहले ए में 1 एम्पियर आ चुका है, तो ऑब्वियसली बाकी ऑप्शन गलत होंगे। अच्छा, डी में एक चीज देखिए, डी में ये लिखा हुआ है कि two resistors with a current of 0.50 ampere connected is series। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, 0.50 में ऐड कर देते हैं 0.50, और वो कह देते हैं कि जी आंसर आ गया 1 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट हो गया। मगर ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। कैसे? क्योंकि लिखा हुआ है टू रेजिस्टर्स with a current of 0.50 connected in series। मार्क दिस कीवर्ड, दिस इज सीरीज, राइट? तो सीरीज में करंट हमेशा हमेशा सेम रहता है। करंट कभी भी करंट चेंज नहीं होता, जबकि रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाती है। मगर यहाँ पे क्योंकि करंट लिखा हुआ है और सीरीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करंट हमेशा सेम रहता है। तो जो फाइनल करंट होगा इसका वो होगा 0.50 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। विच ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर अ फिलामेंट लैंप। करंट और वोल्टेज का ग्राफ फिलामेंट लैंप के लिए हमेशा ऐसा बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारा क्या बनता है इस हिसाब से, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 35 इज रिक्वायर्ड अ बिट कैलकुलेशन, लेट्स डू इट। 100 watts lamp is switched on for 5 hours, all right, each day for 3 weeks. Got it? The cost of 1 unit of electricity is $0.24। How much does it cost to run the lamp for this time? अच्छा, सही है, अच्छा सवाल है। तो हमने पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो कॉस्ट होती है एनर्जी की वो हमेशा बराबर होती है, या जो एनर्जी का यूनिट होता है वो बराबर होता है 1 किलोवाट आवर में। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वॉट्स है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोवाट्स में, डिवाइड करके। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.1 हमारे पास आंसर आ जाएगा किलो वॉट में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन देख देख के आपको सबसे पहले स्टेप ये करना होता है कि E इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख दिया, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से आया है? बेसिकली यहाँ से आया है, पावर
इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर इसका वर्क डन भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे डिराइव होके आया है। तो एनर्जी निकालनी है, पहला स्टेप ये हो गया, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है इसको किलोवाट्स में। दूसरा स्टेप ये हो गया, 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा ये सवाल। तो उसके बाद क्या होता है कि पावर आ गया हमारे पास 0.1। टाइम उन्होंने दिया हुआ है, टाइम उन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पे 5 आवर्स है, ठीक है, और 3 वीक्स है हमारे पास, और ईच डे, हर दिन में 7 दिन होते हैं, 7 days। 5 multiplied by 3 into 7 will be 105। ठीक है, 105 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से तो आंसर आएगा 10.5। ठीक है, स्टेप 3 में ये करेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा ना 10.5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि जितनी इन्होंने कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट के हिसाब से, तो वो क्या कॉस्ट है 0.24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 0.24 से, आंसर आ गया हमारे पास $2.52। सही है, सी विल बी आवर आंसर। तो इतने टाइम के लिए इतने जो है वो यूनिट रिक्वायर्ड है, इतने पैसे रिक्वायर्ड है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36 about practical electricity. A 3-pin plug contains a fuse. A device with double insulation has a cable connected to the plug. Which part of plug is not connected to the cable? केबल से कौन सा कनेक्ट नहीं है? अच्छा, अब एक बात है कि जब यहाँ पहले से ही डबल इंसुलेशन हुई हुई है, सेफ्टी प्रिकॉशन कंप्लीटेड है, तो फिर अर्थ वायर कनेक्ट करने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, स्विच असल में थोड़ा ऐसा होता है, यहाँ से फिर कनेक्ट होता है, थोड़ा सा मैंने ऐसा बना दिया, इस तरह का होता है प्लग। यहाँ पे हमारा होता है अर्थ वायर, यहाँ पे हमारा होता है न्यूट्रल वायर, और यहाँ पे हमारा होता है लाइव वायर। तो अर्थ पिन कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है जब यहाँ पे डबल इंसुलेशन पहले से ही हुई हुई है। ठीक है, 2 बार हम जो है सेफ्टी नहीं लगाते, तो अर्थ पिन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे लगाने की। जबकि फ्यूज लाइव वायर में लगता है तो लाइव वायर तो चलता रहेगा, इसका मसला नहीं है। लाइव पिन नहीं, न्यूट्रल पिन नहीं। ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। 37, a very interesting question. A trolley carrying a strong magnet rolls down a ramp at constant speed. ठीक है भाई, स्पीड कांस्टेंट थी। It passes through a coil as shown. ये कॉइल से पास करती है, ये यहाँ पर है कॉइल और यहाँ लगा हुआ है मैग्नेट। An electromotive force EMF is induced in the coil. ठीक है, करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में। A graph of EMF against time is plotted. सही है, एक ग्राफ दिया हुआ है नीचे, मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद डिफरेंट कॉइल्स विद अ स्टीपर रैंप। द ट्रॉली मूव एट अ कांस्टेंट ग्रेड स्पीड ऑन द स्टीपर रैंप। ठीक है, डिफरेंट कॉइल हैं और डिफरेंट रैंप का इस्तेमाल किया गया है, जबकि स्पीड जो है वो बढ़ रही है। आगे पढ़ते हैं। विच ग्राफ इज प्रोड्यूस यूजिंग द कॉइल विद द लीस्ट नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, पहली बात ये हो गई लीस्ट नंबर ऑफ टर्न, दूसरी बात क्या हो गई विद द स्टीपेस्ट रैंप। ऑल ग्राफ आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। ठीक है, तो जब यहाँ से गाड़ी ज्यादा स्पीड में जाएगी तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम रेट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन से रेट जो है वो इफेक्ट करते हैं ईएमएफ को। पहला तो है, हमने याद करें पढ़ा था कि टर्न्स ऑफ कॉइल। ठीक है, दूसरा हमने ये भी लिखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, और तीसरा हमने लिखा था कि स्पीड ऑफ कॉइल। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स थे, इसके अलावा एक दो और थे मगर 3 मेन जो है वो ये हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल उन्होंने कम कर दिए, तो क्या होगा जो साइज होगा प्रोडक्शन का, जैसे अगर पहले ये था, अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने टर्न्स ऑफ कॉइल ही कम कर दिए ना यहाँ से। ठीक है, तो कम करंट प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड ग्रेटर थी, जब ग्रेटर स्पीड होगी तो ऐसी बात है ग्रेटर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ग्रेटर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ग्रेटर स्पीड की वजह से।
अच्छा, अब वो कह रहा है कि स्टीपेस्ट रैंप, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो साइज है वो कम हो चुका है, साइज यहाँ पर कम हो चुका है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ए या फिर सी में से। क्योंकि साइज ग्रेटर अगर है तो फिर बी और डी होंगे, मगर यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल लीस्ट का हुआ है, ठीक है। तो बी और डी इनकरेक्ट हो गए। अब देखते हैं ए या सी में से क्या आंसर होता है। वो कह रहा है कि स्टीपेस्ट रैंप हो और ग्राफ आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, which graph is produced using the coil with least number of turns, least number of turns की बात करनी है, और steepest run, steepest run की वजह से जरा स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रैंप अगर ऐसा रखा जाए, यहाँ से गाड़ी पास की जाए या फिर यहाँ से गाड़ी पास की जाए, तो ज्यादा तेजी से गाड़ी कहाँ पास होगी, ए में ना, इसमें नहीं होगी पास। तो स्पीड, क्योंकि यहाँ पे स्टीपनेस ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो थोड़ा ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है फिर, सी है, क्योंकि इसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा है और यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी कम है। 12 साइड से दोनों का सेम ही है, मगर स्पीड का फर्क आ गया, तो दैट्स व्हाई आवर आंसर वुड बी सी। ए से नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जरा सी हल्की है, ठीक है। Let's jump towards question number 38, which is about transformer. A student uses a transformer to light a filament lamp using a 230-watt AC supply. The lamp has a maximum voltage rating of 6 watts. 300 टर्न्स है यहाँ पे 20 टर्न्स है, यहाँ पे 230 वोल्टेज है, विच इज AC। ये सिंबल हमें बता रहा है कि AC है। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज नहीं गिवन सेकेंडरी का। What happens when the circuit is switched on? अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है लैंप का वो है 6 वोल्ट्स, मतलब इससे ज्यादा अगर प्रोवाइड किया जाए तो फिर वो जल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वोल्टेज यहाँ पे फ्लो कर रहा है सेकेंडरी कॉइल में, हम वो निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी। वोल्टेज इन सेकेंडरी हमारे पास है, जो कि हमें एक्चुअली नहीं पता, उसको हम वी एस लिख देते हैं। अच्छा, और वोल्टेज इन प्राइमरी है 230 वॉट्स, 230 वोल्ट्स, और नंबर ऑफ सेकेंडरी जो है टर्न्स वो हैं हमारे पास 20, और प्राइमरी में कितने, 300। जब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 15 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आता है। बल्कि मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 15 पॉइंट कितना आंसर आएगा। 230 यहाँ पे 4600 हो गया, और यहाँ पे अगर एन एस को मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 15.33 आ रहा है। एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है 15.333। मगर अब देखिए 6 वॉट से ज्यादा है, 6 वॉट्स कम है, और ये जो वोल्टेज आया हमारे पास ये ज्यादा है सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब 6 वोल्ट से ज्यादा करंट पास होगा लैंप के अंदर, तो लैंप जो है वो एक तरीके से जिसके अंदर फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, या ब्रेक हो जाएगा। जिसकी वजह से लैंप जलेगा तो, मगर फिर बुझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है वो, द लैम्प डज नॉट लाइट एट ऑल। क्यों नहीं होगा, वोल्टेज कम थोड़ी है, वोल्टेज तो बल्कि ज्यादा है, इस वजह से लैम्प जलना चाहिए। गलत। द लैम्प लाइट्स एट नॉर्मल ब्राइटनेस, नॉर्मल ब्राइटनेस पे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि वो बाद में जाके मेल्ट भी तो हो जाएगा। वो ऐसा तब होता जब वोल्टेज होता 5 वॉट या 6 वॉट्स, तब ये ऐसी बात होती। ए और बी गलत हो गए। सी कह रहा है कि द लैम्प लाइट्स डिमली, नहीं, वोल्टेज कम नहीं है अगेन। डी कह रहा है द लैम्प लाइट्स अप ब्राइटली एंड देन गोज आउट, लैम्प अचानक से तेजी से जला, उसके बाद फिर वो मेल्ट हो गया या ब्रेक हो गया। बिल्कुल यही सिनेरियो फुलफिल कर रहा है हमारा ये केस, ठीक है। गॉट इट, करेक्ट आंसर वुड बी डी। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ एक दफा। क्या हुआ है, सबसे पहले हमने वोल्टेज निकाला कि वोल्टेज कितना ट्रेवल कर रहा है, फॉर्मूला लगा के वी एस अपॉन वीपी एन एस अपॉन एनपी, ठीक है। हमारे पास आंसर आता है 15.333 वोल्ट। आगे देखते हैं, हमने फिर कंपेयर किया कि यहाँ पे तो 6 वोल्ट है भाई, और यहाँ पे कितना आ रहा है 15.33। तो फिर हमें पता लग गया कि वोल्टेज है वो ज्यादा फ्लो कर रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो फिर हमने कहा कि भाई जब ज्यादा फ्लो कर रहा है तो फिर ऐसी बात है कि ये मेल्ट हो जाएगा, बल्ब फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा। फिर हमने
इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी चूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि जलेगा भी और बाद में बंद भी हो जाएगा। गॉट इट? लेट्स जंप टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डज एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ? अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लाई से बनता है, 4 और 2। दिस इज प्रोटॉन नंबर एंड 4 इज मास नंबर या फिर न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते अल्फा पार्टिकल में, जबकि अगर हम केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं, देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 4 इसका न्यूक्लियन नंबर है। मगर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात नहीं करते, तो ये गलत हो गया, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है वो भी गलत हो जाएगा, इस हिसाब से डी भी गलत हो गया। अब जो है असल ऑप्शन हमारे बी और सी में से एक है, तो वो कह रहा है कि 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सी में कह रहा है 2 प्रोटॉन्स हैं, 4 न्यूट्रॉन्स हैं। 4 न्यूट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि हम 4 में से मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस करेंगे तो जो फाइनल आंसर बचता है वो कहलाता है न्यूट्रॉन। तो आंसर आया हमारे पास 2, जिस हिसाब से, जिसकी वजह से हमारा आंसर फाइनल हो जाता है 2 न्यूट्रॉन वाला, विच इज बी। सी इनकरेक्ट है क्योंकि वो 4 न्यूट्रॉन्स कह रहा है, 4 तो मास नंबर है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन 40 of our paper. Let's do this. The count rate from a radioactive source falls from 4,000 counts per minute to 500 counts per minute in 72 minutes. ठीक है। What is the half life of the source? Half life क्या है? तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो हमारे पास ये है कि T 1/2 इक्वल्स T/n। ये होता है हमारे पास टाइम ऑफ हाफ लाइफ, राइट। दिस इज टोटल टाइम जो कि लगा है कंप्लीट होने में, एंड दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला था। अब पहला स्टेप आपको क्या करना है कि देखना है कितने काउंट्स हैं शुरू में। 4,000 है, 4,000 से 500 तक कितना टाइम लग रहा है ये चेक कर लेते हैं। 4,000 को डिवाइड बाय किया 2,000 आ गया, इसको डिवाइड किया 2,000 आ गया, 1000 को डिवाइड बाय 2 किया 500 आ गया हमारे पास आंसर। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एरोज, एक एरो, दो एरो और 3 एरो। तो फाइनल कितने एरोज आ गए हमारे पास? 3, ठीक है। तो जो हाफ लाइफ है हमारी वो है 3। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे भी है। हाफ लाइफ हमारे पास आ जाती है 3 की। अब हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, टाइम ऑफ हाफ लाइफ हमें निकालना है। वो कह रहे हैं ना व्हाट इज द हाफ लाइफ, तो बेसिकली वो हाफ लाइफ ही पूछ रहा है, ये हमें निकालनी है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एच, ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। और उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है, which is given in question, total time is 72 minutes, divide by number of half life which is 3। so final answer हमारे पास आता है 24 minutes, ठीक है। That's how D is our right answer। इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी थोड़ी। पहला जो हमने किया है मेथड वो ये किया है कि 4,000 से 500 तक कितने जो है वो हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है, फिर हमने नंबर ऑफ एरोस काउंट कर लिए विच इज 3। टोटल टाइम हमारे क्वेश्चन में गिवन था 72 मिनट्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, we get the right answer which is 24 minutes। so that's it for today। Thanks for watching guys, I will catch you in the next video, till then Allah Hafiz।